हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशो फॉर लर्नर्स। और जैसा कि हम यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के लिए इस वक्त यूनिट 3 में हैं, जो कि सामाजिक संस्थाएं पर हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे पिछले लेक्चर में जो है हमने परिवार और विवाह के बारे में जाना है। उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम आगे नातेदारी, राज्य, अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नातेदारी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो विवाह से होती है। ठीक है, समाज में विवाह को एक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंग माना गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारा विवाह आता है और विवाह से ही हमारा एक तरफ जो है परिवार का उद्भव माना गया है, और दूसरी तरफ जो है इसी के साथ में नातेदारी को माना गया है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और विवाह के ही वजह से इन दोनों का उद्भव संभव हो पाया है। तो नातेदारी का एक सिंपल सा हम मतलब समझ लेते हैं कि नातेदारी क्या है। नातेदारी का मतलब है जैसे कि जो भी हमारा परिवार होता है, ठीक है, परिवार में हमारा कुछ लोगों के साथ विवाह के आधार पर और खून के आधार पर, जिसे हम रक्त के आधार पर संबंध कहते हैं, वो संबंध बनते हैं और वो एक लंबे फॉर्म में बनता जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी। तो यह जो एक प्रक्रिया है, यह जो व्यवस्था है, इसी को हमने क्या माना है, नातेदारी व्यवस्था माना है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जब से मानव समाज का उद्भव हुआ है, हम किसी ना किसी रिश्ते से जुड़े होते हैं। आप चाहे अपने परिवार में हो, चाहे अपने पड़ोसी से हो, चाहे आसपास में, वो एक तरीके की नातेदारी व्यवस्था बन जाता है। ठीक है, मानव का अपने इस परिवार व संबंधियों का संबंध जो विवाह रक्त संबंधों के आधार पर होता है, उसको हमने क्या माना है, नातेदारी संबंध। जैसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामा, फूफा, ये क्या है, हमारा एक तरीके से पूरा का पूरा नातेदारी संबंध होता है। ठीक है, इससे पहले कुछ लेक्चर अपलोड किए गए हैं जहाँ पर नातेदारी व्यवस्था के बारे में, लेवी स्ट्रॉस के बारे में जो है पूरा का पूरा नातेदारी का संबंध भी स्थापित बताया गया है कि वो किस तरीके की, इसकी जो बेसिक्स हैं वो वहाँ पर लेक्चर में बता दिया गया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर, पुराने लेक्चर देख ले। नातेदारी की विशेषताएं। नातेदारी के माध्यम से ही परिवार एवं विवाह का निर्धारण किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, नातेदारी से ही आप जो है किसी परिवार या वंश से, किस परिवार से जुड़े हैं, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं अचानक से, तो आप किस परिवार या वंश से, किस खानदान, हिंदी में भारत में तो खानदान शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जुड़े हुए हैं, तो वह इसी के नातेदारी के आधार पर ही होता है कि आप फलाने व्यक्ति के नाना से जुड़े हुए हैं, चाचा से जुड़े हुए हैं, या दादा के परिवार से हैं। ठीक है, इसमें पदाधिकारी व उत्तराधिकारी का निर्धारण होता है। ठीक है, जैसे कि आप एक व्यक्ति है, अपना बोला जाता है कि जैसे कि पूरे खानदान में या पूरे नातेदारी, तो हम सामान्य शब्दों में नहीं इस्तेमाल करते, हम खानदान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा कौन है, या जैसा हम बोला जाता है परिवार की सबसे बड़ी बहू है, या परिवार का सबसे बड़ा पोता या बेटा, इस तरीके का जो होता है वो सब इसी के नातेदारी के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। यह परिस्थिति एवं भूमिकाओं की व्यवस्था है। ठीक है, जिन्होंने परिस्थिति और भूमिका में कंफ्यूजन हो वो क्लियर कर लें। पिछले लेक्चर्स में परिस्थिति और भूमिका जो है बता दिया गया है पूरी तरह से। मिड की जो ये संरचना है, मिड ने जो ये शब्दों को इस्तेमाल किया है कि परिस्थिति, एक बार फिर बता देते हैं, परिस्थिति बेसिकली स्टेटस से जुड़ी हुई है, अंग्रेजी में इसको हम स्टेटस कहते हैं, पद और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। और भूमिका क्या है हमारा, ये हमारी जिम्मेदारियों का एक पुंज होता है। ठीक है, कि जो हम विभिन्न रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि पिता, चाचा, दादा का, या किसी टीचर का जो आप रोल प्ले करते हैं, दैट इज कॉल्ड भूमिका। ठीक है, इसे हम रोल प्ले बोलते हैं। और परिस्थिति आपकी बेसिकली एक स्टेटस से जुड़ी होती है। नातेदारी की विभिन्न श्रेणियां। ठीक है, जो ये नातेदारी व्यवस्था है, इसको विभिन्न श्रेणियों में माना गया है, जैसे कि प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। ठीक है, अब जैसे कि अभी आपको इससे पहले परिवार के बारे में बताया गया था, तो वहाँ बताया गया था कि प्राथमिक समूह, तो ये कहीं ना कहीं उसी के सिमिलर है। प्राथमिक नातेदारी क्या होती है, जिसका अन्य संबंधियों से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जैसे भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता पुत्र, यानी कि एक ऐसे मान लीजिए, यानी कि आपका एक जो परिवार है, ठीक है, उस परिवार में जो भी आप 4-5 लोग सदस्य हैं, तो वो क्या है, प्राथमिक नातेदारी से संबंधित है। इसका मतलब हुआ कि वह आप सभी एक दूसरे के प्राथमिक नातेदार हैं। सेकंड हमारा हो गया द्वितीयक नातेदारी। प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक नातेदार होते हैं, पर उनके प्रत्यक्ष संबंध नहीं होते, जैसे दादा दादी, चाचा चाची। ठीक है, अब मान लीजिए आप एक परिवार में रहते हैं, ठीक है, आपके माता पिता हैं और आप 3 भाई बहन रहते हैं। ठीक है, तो आपकी मम्मी की तरफ से जो है आपकी नाना नानी हो गए, और आपके पिताजी की तरफ से आपके दादा दादी हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्राथमिक नातेदारी किनकी, जो आपकी मम्मी है इनकी, इनसे प्राथमिक नातेदारी है, पर आपकी द्वितीयक नातेदारी है, आप इनसे डायरेक्टली ब्लड रिलेशन से नहीं जुड़े हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको हमने क्या बोला, द्वितीयक नातेदारी। ठीक है, जैसे कि अब इनके आपके दादा दादी हो गए, जो कि अभी आपके प्राथमिक नातेदार नहीं है। ठीक है, आपके पिताजी के प्राथमिक नातेदार हैं। तृतीयक नातेदारी में प्राथमिक संबंधियों के द्वितीय संबंधों पर और द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधों पर आधारित होती है, जैसे मौसा, भतीजा, फूफा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर इतना कंफ्यूज ना हो, यहाँ प्राथमिक द्वितीय में केवल इस तरीके से याद रखें। मान लीजिए अब ये परिवार बताया आपको, इस तरीके का परिवार है, अब आपकी पिताजी की कोई बहन है, ठीक है,
इनका आपस में तो प्राथमिक संबंध है ब्लड रिलेशन के आधार पर आपका क्या हो गया, तृतीय संबंध हो गया, क्योंकि आप अपने पापा के माध्यम से जुड़े हैं। ऐसे तो पिछले वाले में क्या होना था, आपका जो द्वितीय था, द्वितीय और तृतीय में कंफ्यूजन ना रखें, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, अब एक तरीके से आपके दूसरे परिवार से संबंधित है, बिल्कुल ही पूरी तरह से। तो इसको हमने क्या बोला, ये थर्ड रिलेशन हो गया हमारा, एक तरीके से तृतीयक नातेदारी हो गई। जैसे कि मौसा मौसी हो गई आपकी, भतीजा हो गया, फूफा फूफी हो गए, तो इनको हमने बिल्कुल अलग जोड़ दिया, क्योंकि ये क्या हुआ, जो दादा दादी नाना नानी वाला था, ये पूरा का पूरा एक चेन है, एक चेन की फॉर्म में हम इसे देख रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीके से हो गया, तो आप द्वितीयक बन गए इनके। लेकिन जो अब इनके परिवार से किसी और से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको हमने क्या माना है, तृतीयक नातेदारी, इनको माना गया है तृतीयक नातेदारी। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे कि विशिष्टात्मक हो गया, या फिर स्पेशल नातेदारी जो हम मानते हैं, प्रमुख नातेदारी भी होती है, तो हम उनकी यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं नातेदारी से संबंधित, जैसे कि रोमिन फॉक्स, इरावती कर्वे, इन्होंने क्या बताया, इरावती कर्वे और कपाड़िया ने भारत में नातेदारी संबंध के ऊपर बहुत बड़ी स्टडी करी है। जो भी आपने BA MA में पढ़ा होगा, जरूर आपने नातेदारी संबंधों के बारे में कपाड़िया का अध्ययन जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। रोमिन फॉक्स ने क्या कहा है, नातेदारी को एक क्रमबद्ध अध्ययन बताया। इन्होंने क्या बताया कि जो नातेदारी है एक तरीके का क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन कैसे हो गया, पहले आपके पिताजी के पिताजी हो गए, फिर पिताजी हो गए, फिर आप हो गए, तो ये पूरा का पूरा क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन है, पूरी एक चेन। अब आप होंगे, आपके परिवार होगा, इस तरीके से व्यवस्था चलती रहेगी। इसको उन्होंने क्या बताया, क्रमबद्ध अध्ययन है। दूसरा, इरावती कर्वे और कपाड़िया ने जो है पूरी व्यवस्था बताई है। इरावती कर्वे का जो है इन्होंने 4 आधार पर जो अध्ययन किया है उत्तर दक्षिण पूर्व के, ये भी पिछले लेक्चर्स में पूरी तरह से बता दिया गया है, ठीक है। आप जब भी कोई लेक्चर देखते हैं तो कोशिश करें, कोई टॉपिक रिलेटेड मिलता है तो उसको पुराने लेक्चर से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि सोशियोलॉजी में सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, हर एक चीज़ जो है दूसरी जगह से जुड़ी हुई है। इरावती कर्वे का आप यहाँ थोड़ा सा पढ़ना, तो इरावती कर्वे का पिछले यूनिट में भी आएगा और आगे यूनिट में भी आएगा आगे, ठीक है। सामाजिक प्रतित्व के निर्धारण की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया। साथ साथ क्या माना गया नातेदारी को, सामाजिक प्रतित्व। प्रतित्व क्या होता है हमारा, जैसे कि पिता की तरफ से या पितरण जिसे हमने माना गया है, उसके आधार पर भी इसकी व्यवस्था मानी गई है। मॉर्गन व लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया है, ठीक है। जो मॉर्गन और लेवी स्ट्रॉस है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो नातेदारी है इसमें और भी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है, जो आपके रिलेशंस को लेके होती हैं। तो इस आधार पर इन्होंने इसकी समस्याओं का अध्ययन भी बताया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे अगर बाई चांस ये पूछा जाए कि भाई निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने, किसके द्वारा नातेदारी की समस्याओं का अध्ययन, क्योंकि इनका डिफरेंट है बिल्कुल, नातेदारी पे के समस्याओं पर किसी ने अध्ययन नहीं किया था, वो केवल इन्हीं का ही है, मॉर्गन और लेवी स्ट्रॉस का ही अध्ययन है, जो कि इन्होंने बताया है कि किस तरीके की समस्याओं को फेस करना पड़ता है नातेदारी में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है, एक हम नातेदारी के बारे में ये समझ सकते हैं कि जो हमारी नातेदारी होती है इसमें कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि परिहास या फिर परिहार, इस तरीके की, ठीक है। परिहार बेसिकली क्या होता है, एक सामाजिक दूरी होती है। भारतीय समाज के संदर्भ में हम देख रहे हैं, ये अलग से एक नोट की तरह समझ लीजिए इसे, ठीक है। जैसे कि परिहार क्या होता है, दूरी, सामाजिक दूरी। जैसे कि भारत में क्या माना गया है, जेठ और बहू, ठीक है। जेठ के साथ में क्या होता है, बहू का रिश्ता परिहार का है, यानी कि दूरी का है, ठीक है। जैसे कि सास ससुर है, ससुर के साथ में जो है, यानी कि जो फादर इन लॉ होते हैं किसी भी महिला के, ठीक है, इनके साथ में क्या होता है, एक रिश्ता क्या होता है, दूरी का रिश्ता माना गया है, ठीक है। तो ये ट्राइबल्स के आधार पर बताया गया है। भारत में तो हिंदू धर्म में तो या हमारे हिंदू रिलीजन में काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। इसी के आधार पर एक बताया गया है, परिहास एक शब्द दिया गया है यहाँ पर, जिसे हमने कहा है परिहास। परिहास का हिंदी मीनिंग हंसना, हंसी मजाक करना होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक जिस संबंध में होता है, यानी कि ये संबंध भारत में किसका होता है, जनरली जीजा साली का जैसा रिश्ता देखा गया है, मामा भांजी का रिश्ता देखा गया है, ठीक है। ये क्या होता है, परिहास, यानी कि हंसी मजाक वाला एक रिश्ता होता है, जिसमें कि आप जो है पूरा इक्वल रिलेशन रखते हैं हंसी मजाक का, ठीक है। तो ये क्या है, प्राथमिक और द्वितीय नातेदारी के आधार पर ये भी अध्ययन किए गए हैं, ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा जो है ये परिहास और परिहार के बारे में बताया गया था। एंड कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हाँ एक आइडिया के तौर पर आपके दिमाग में होना चाहिए कि परिहास और परिहार क्या हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी जनजातियों और ट्राइबल्स में इसको माना गया है। साथ साथ हम देखते हैं पितृवंशीय या मातृवंशीय, ठीक है। तो पितृवंशीय परिवार भी होते हैं, जिससे कि जहाँ पर जो पुरुष होता है उनको अधिक महत्व दिया गया है, और मातृतुल्य भी होते हैं जहाँ पर महिला को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं नातेदारी से ही ये सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थव्यवस्था। ये आप देख रहे हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी की एक इमेज बनाई गई है, ठीक है। इकोनॉमी में क्या होता है, कभी इकोनॉमी आपकी डाउन है तो कभी अप है। और अर्थव्यवस्था का एक हिंदी में सामान्य शब्दों में क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग व वितरण अर्थव्यवस्था की प्रमुख मद है। अर्थव्यवस्था अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था क्या है, तो इन 3 शब्दों में आप पूरी अर्थव्यवस्था का हम जो है बता सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है, अर्थव्यवस्था का मतलब है किसी भी वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग और वितरण, ठीक है। किसान ने क्या करा, वस्तुओं का उत्पादन किया,
ठीक है, किसान ने अपनी खेती लगाई, फसल उगाई अपनी खेत में, ये मान लीजिए खेत है, यहाँ पर उसने अपनी फसल उगाई इस तरीके से, उसका उपभोग यानी कि जनता ने उसका उपभोग किया और फिर उसी को जो है बेचा गया। उपभोग और वितरण ये क्या है, पूरी की पूरी एक चेन है और इंटर रिलेटेड है पूरी चेन। अगर एक जगह पर भी कोई समस्या आती है तो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, इन तीनों का संबंध मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मानव द्वारा प्रयास किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, सामाजिक या फिर आर्थिक संबंधों का उद्भव होता है। अब अर्थव्यवस्था में समाजशास्त्र का अध्ययन कहाँ से आ गया, यानी कि मनुष्य और आर्थिक गतिविधियों में जो भी मानव का जो संबंध है उसे हमने क्या माना है, आर्थिक सामाजिक संबंध, इसको माना गया है आर्थिक सामाजिक संबंधों के रूप में। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था का जो वर्गीकरण है उसको हमने किस आधार पर किया है, आखेटन युग, पशुपालन व्यवस्था, कृषि, दस्तकारी और औद्योगिक व्यवस्था। एक एक करके हम सबको समझ लेते हैं। आखेटन युग क्या था, जब आदि मानव हुआ करता था, उसका काम क्या था, कंदमूल इकट्ठे करना और जंगल जाना, शिकार करना और चीज़ों को खाना, ये हमारा क्या था, आखेटन युग। इस समय क्या थी, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था तो थी ही नहीं जनरली इस समय में। इस समय में क्या होता था, आपका केवल आपको अपनी आवश्यकता के लिए खाते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया है, मौलिक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। तीनों का संबंध क्या है, मौलिक आवश्यकता है, तो ये इंटर रिलेटेड है इससे, एक तो अपनी मौलिक आवश्यकताओं से। आप गए, आपने शिकार किया या कोई फल फ्रूट मिला, कंदमूल मिला, खाया और हट गए। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, आखेटन युग में ऐसी व्यवस्था थी। उसके बाद जब समय जैसे जैसे परिवर्तित हो गया, पशुपालन हुआ, धीरे धीरे मनुष्य ने क्या करा, सेकंड स्टेज जो है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पशुपालन हुआ या कृषि पहले हुआ, तो जनरली जो कंसिडर किया जाता है सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर, पूरे वैश्विक स्तर पर, वो पशुपालन है। ठीक है, जो प्राइमरी स्टेज की जो सेकंड स्टेज आई थी वो पशुपालन की थी। आप किसान ने सबसे, जो भी व्यक्ति था, किसान भी नहीं था उस समय, खेती करी और खेती के बाद हमने पशुपालन, जानवरों को पालना शुरू किया सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है, ये भी मौलिक आवश्यकताओं से जुड़ा था। क्यों, क्योंकि आपसे क्या था, यहाँ से आपको मांस का सेवन हो सकता था, खा सकते थे। दूसरा, दुधारू पशु थे जिनका दूध आप जो है अपने लिए भी इस्तेमाल करते थे और अन्यों को भी दे सकते थे। जो तीसरी स्टेज आई उसको हमने कृषि युग कहा है। कृषि युग में क्या हुआ, कई समूह थे, व्यक्तियों का अब समूह एक जगह रहने लगा, अर्थव्यवस्था में या समाज में परिवर्तन हो रहा था, एक जगह पर रहने लगे। अब इन्होंने यहाँ पर घर बना लिया, शुरू में तो क्योंकि मानव खाना बदोश था। अब ये स्टेज आई व्यक्ति की, वो एक जगह रहने लगा, यहाँ उसने एक जो है गौशाला या फिर पशुओं के रहने के लिए एक जगह बना दी। ठीक है, एक उसके पास थोड़ी सी जमीन थी या फिर जितनी भी जमीन थी, तो उसमें क्या करा उसने, लकड़ी के हल से या खुदाली से, पत्थरों से उसने क्या करा, यहाँ कृषि शुरू कर दी। तो ये क्या होने लगा, कृषि युग का उद्भव होने लगा। ठीक है, जब कृषि युग आया, कार्ल मार्क्स के समय में, आपको अलग स्टेजेस बताइए, कंफ्यूजन ना हो, बेसिक्स याद रखें। कृषि युग क्या था, आखेटन युग क्या था, बट क्योंकि इनमें भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, कार्ल मार्क्स ने अलग डिवीजन दिया है और वेबर का अलग डिवीजन है, तो इसलिए पीछे आपको जो अलग बताया गया है कार्ल मार्क्स वगैरह का, उससे इसको रिलेट ना करें, और रिलेट करें भी तो इस तरीके से ना करें कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ना जोड़ दें। ठीक है, ये पूरी स्टेजेस हैं एक डिफरेंट तरीके की, पुराने लेक्चर में आप जो है देख सकते हैं ये। उसके बाद हमारी दस्तकारी व्यवस्था आती है। दस्तकारी व्यवस्था में क्या था, जब मनुष्य ने क्या करा, अब जैसे कपास या फिर हम बोलते हैं जो भी रुई वगैरह का उत्पादन करने लगा, जब व्यक्ति, उसे पता चला कि इससे कपड़ा वगैरह भी बन सकता है, तो उसने क्या करा, दस्तकारी अवस्था आ गई। उसके बाद वो दस्तकारी बनाने लगा, तो जब थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा हल्का फुल्का बनाने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ, वो औद्योगिक अवस्था में आ गया। ठीक है, और देखिए इन सभी अवस्थाओं में एक चीज़ जो कॉमन है वो है मौलिक आवश्यकताएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी थी, हमारी जो भी हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं ये पूरी तरह से उन्हीं से इंटर रिलेटेड है, चाहे वो आखेटन हो, दस्तकारी हो। आवश्यकता थी तो हमने बोला था ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो वो यहीं से कहा गया है। ठीक है, कि आपको आवश्यकता पड़ी आप करते गए। उसके बाद औद्योगिक अवस्था जो कि मॉडर्न सोसाइटी आ गई, और जिसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रीज, कारखाने लगाए गए। ठीक है, जो ये इमेज है ये किसकी इमेज है, ये मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न इंडस्ट्री की है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, कारखाने लगाए गए, बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर उत्पादन किया गया और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करी गई। ठीक है, अब हम देखते हैं आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। जो आदिम अर्थव्यवस्था थी, जो कि पीछे बताई गई थी, आदिम अर्थव्यवस्था जो फर्स्ट ये था, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो लेके है काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है आदिम अर्थव्यवस्था को लेके। तो आदिम अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हमारा क्या था, हर्शकोविट्स ने बताई है इसकी एक परिभाषा, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि व्यक्ति सबसे पहले क्या करता था, संकलन यानी कि वस्तुओं को जमा करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, कृषि, पशुपालन। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है लास्ट में, जो हम बताएंगे कि एक चीज़ सब में कॉमन मिलेगी जो। ठीक है, हटन ने क्या बताया, खाद्य सामग्री एकत्रित करना, जनजातियों का रहना, चारागृह, शिकार। ठीक है, एन के बोस ने बताया है आपका शिकारी, मछुआरे और झूम कृषि करना। एस.सी. दुबे ने बताया है संकलनकारी अवस्था और पशुपालन और कृषि। ठीक है, इन्होंने इस आधार पर आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया कि व्यवस्था में इस तरीके की एक स्टेजेस आई है। ठीक है, जो जनरल स्टेजेस हैं वो पीछे आपको बता दी गई हैं। एडम स्मिथ ने क्या बताया, आखेटन हुआ, पशुपालन हुआ और कृषि हुआ। ठीक है, सब में कॉमन क्या है, खाद्य यानी कि एकत्रित करना चीजों को, दूसरा कृषि।
ठीक है, ये चीज़ें सब जगह कॉमन है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप इन सब का हम एक क्रक्स निकालें, ठीक है, तो जो पीछे वाली जो हमने स्टेजेस बताई हैं, तो जनरली यही चारों पांचों स्टेजेस आएंगी। ठीक है, जो 5 स्टेजेस हैं जनरली यही आके आपके पास मिलेंगे आपको, कि इन्हीं के आधार पर ही जो है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जा सकता था। ठीक है, अब जो आदिम अर्थव्यवस्था थी, यहाँ पर एक जो शुरुआत हुई सबसे पहले वस्तु विनिमय की। इकोनॉमी में चीज़ों का लेन देन भी तो होना चाहिए था, आपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करी तो चीज़ों को देना भी था, तो उसके आधार पर क्या था, बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय। ये आपने सभी लोग फैमिलियर होंगे शब्द से, पहले से कहीं ना कहीं सुना हुआ होगा। क्या होता था बार्टर सिस्टम, क्या था, यानी कि जब आदिम व्यवस्था थी तो ये क्या करते थे लोग, आप जाएंगे एक जगह, ठीक है, पैसा तो था नहीं उस वक्त, आपने मान लीजिए अपने खेत में जो है थोड़े से सब्जियां उगाई, आपने ये सब्जियां लेके आप एक जगह पे गए और दूसरी जगह पे उन लोगों ने क्या उगाई है, मान लीजिए उन्होंने किसी तरीके की कोई अन्य फसल या फिर उन्होंने कपास उगाया है, तो आपने उनको सब्जियां दे दिया और उन्होंने आपको कपास दे दिया। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना, इसको हमने क्या बोला, वस्तु विनिमय। जो व्यापार की जो शुरुआत हुई अर्थव्यवस्था में, वो सबसे पहले ऐसी हुई, चाहे वो भारत हो चाहे विश्व हो। तो होता क्या था, जनजाति के लोग हैं, कोई भी गांव में उन्होंने कुछ सामान लगाया, बनाया, और होता क्या था, पहले लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते थे इस तरीके से, तो इसको ऐसा माना गया है कि जैसे कुछ लोग थे तो वो कभी कहीं गए तो उन्होंने जो है एक जगह पर जाके अपनी सब्जियां वगैरह छोड़ दी, दूसरे लोग आए, उन्होंने शायद सोचा कि सब्जी रखी है तो उन्होंने उसके बदले में ह्यूमन कर्टेसी में अपनी दूसरी चीज़ें रख दी वहाँ पर। तो ऐसे क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे इस तरीके से एक व्यवस्था शुरू होती गई, फिर एक बाजार बनने लगा, यहीं से मार्केट का उद्भव होता है वस्तु विनिमय में ही। ठीक है, जब लोग इस तरीके से देने लगे तो भाई लोगों में दिक्कत हुई, कोई व्यक्ति कभी भी कहीं भी जाता था, किसी को कुछ भी दे देता था और आपको आवश्यकता भी नहीं पता चलती थी। मान लीजिए ये आदमी रोज कपास उगाता है, ये हर दूसरे दिन सभी को कपास पकड़ा दे रहा है, एक मोहल्ले के लोगों को या एक जगह के लोगों को, अब इनके पास सरप्लस हो गया, ये क्या करे इतनी कपास का। तो लोगों ने क्या सोचा उसके बाद, जो भी उस समय व्यवस्था होती थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक जगह बना दी जाए। भाई यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, यहाँ पर एक काफ़ी सारे लोग रहते थे, कुछ लोग यहाँ रहते थे, कुछ लोग यहाँ रहते थे, तो इन्होंने क्या बोला, ये लोग सब जो है अलग अलग तरीके से किसी ना किसी से मिलते थे और सामान देते थे, तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना एक जगह निर्धारित की जाए, आपस में बात करी और एक जगह, यानी कि मार्केट का उद्भव हुआ। एक जगह पर इन्होंने मार्केट बना दी। अब सारे लोगों ने क्या करा, जो भी व्यवस्था होती थी सब एक ही जगह लाने लगे। अब ऐसा नहीं हुआ कि इसको जो है, मान लीजिए इसने सब्जियां उगाई थी, हरी सब्जियां, और ये कपास लाता था रोज, तो अब ये दोनों ही आदान प्रदान कर रहे थे, वस्तु विनिमय इन दोनों के बीच में चल रहा था। अब क्या हुआ, 3-4 लोगों के बीच में हो गया। अब इसको भाई कपास नहीं चाहिए थी, तो इसने क्या करा, ये बंदा जो था ये जो है थोड़ी फल फ्रूट भी लेकर आया था, तीसरा बंदा जो था इसने कुछ अलग से कपड़े बना लिए थे हाथ से दस्तकारी करके। तो क्या हुआ, अब जिसको जो चाहिए था वो जाने मिलने लगा, इसने अपना सामान इसको दिया, इनसे ले लिया, तो ऐसे ही क्या हुआ, मार्केट का उद्भव हुआ और व्यवस्था बड़े स्तर पर होने लगी, अन्य जगहों से भी लोग आने लगे, फिर मार्केट्स और जगह डेवलप होने लगी। यही है हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी। ठीक है, अब हम देखते हैं आधुनिक समाज में अर्थव्यवस्था के प्रकार। आधुनिक समाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आता है, उदारीकरण। भारत में हमने कौन सी व्यवस्था को अपनाया, उदारीकरण। ठीक है, अन्य देश क्या है, जैसे रूस और चीन है, वहां पर यह नियंत्रित अर्थव्यवस्था, जैसे चीन कम्युनिस्ट कंट्री मानते हैं हम। उदारीकरण का मतलब क्या है, 1990 के बाद भारत में उदारीकरण को अपनाया गया, लाइसेंसी राज को खत्म किया गया, और उदारीकरण का मतलब लिबरलाइजेशन, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी हमने इसे ओपन कर दिया। हमने ये कहा कि अन्य देशों के लोग हमारे यहाँ निवेश करें और हम भी अन्य देशों में जाके निवेश करें, जिससे कि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। अभी भी आप सुनते होंगे एफडीआई शब्द सुनते होंगे, एफआईआई सुनते होंगे, तो ये क्या है सब, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अन्य देशों के लोग। इस वक्त क्या बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा लोग क्या, अमेरिका सिंगापुर के लोग क्या करते हैं, बॉम्बे दिल्ली में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फॉरेन की कंपनियां हैं। ठीक है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं भारत में, मान लीजिए कोई फ़ोन बन रहे हैं मोबाइल फ़ोन, अमेरिका की कोई कंपनी है, फ़ोन कहाँ बना रही है, भारत में, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इंडेक्स एफडीआई इन्वेस्ट किया। ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, रोजगार भी यहीं के लोगों को दिया, तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमी को बूम मिलता है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है। उदारीकृत अर्थव्यवस्था का ये उदाहरण है। अर्थव्यवस्था यानी कि पूरी तरह से ओपन है। ठीक है, जनरली भारत में हम इस तरीके की अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह 2-3 अर्थव्यवस्थाओं का सम्मिश्रण है। ठीक है, कुछ चीज़ों में हमने नियंत्रण रखा है, जैसे कि अगर कोई देश हमें आज बोले कि हम तुम्हारे देश में आके बम बनाना चाहते हैं, हथियार बनाना चाहते हैं, तो वो अलाउड नहीं है, उसके लिए अलग प्रोसीजर है। ठीक है, हाँ, हम व्यवस्था लेके टेक्नोलॉजी लेके बना सकते हैं। दूसरा आता है नियंत्रित, जैसे कि रूस हो गया या चीन हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उन्होंने अपने तरीके, आप चीन में जो है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उनके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि और वो कहीं इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को लिमिटेड बनाया गया है। उसके बाद हमारा आता है आदिम समाजों की राजनीतिक व्यवस्था। जो हमारे आदिम समाज थे जिनके हम अभी बात कर रहे थे, वहाँ पर एक छोटा सा है, ये इसको समझ सकते हैं कि क्या होता था, वृद्धा परिषद होती थी जिसमें गाँव के वृद्ध व्यक्ति होते थे। ये इतिहास में भी सभी लोग ने पढ़ा होगा। ग्राम सभा हुआ करती थी और जनजातीय सरदार। ये इसलिए यहाँ बताया गया है क्योंकि
कहीं ना कहीं ये राजनीति से जुड़ा हुआ शब्द है। तो इस तरीके की कई बार क्रोनोलॉजी एग्जाम में आ जाती है पूछने के लिए कि सबसे पहले कौन सी व्यवस्था होती थी, या फिर इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, आरोही या अवरोही क्रम में, कि सबसे पहले कौन सी व्यवस्था होती थी, दूसरी तीसरी कौन सी होती थी। ठीक है, जैसे वृद्धावस्था परिषद होती थी, एक ग्राम सभा होती थी, सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा थी, उसके ऊपर परिषद हुआ करती थी, फिर हमारा एक सरदार हुआ करता था, फिर राजा हुआ करता था। तो ये क्या था, पूरी पूरी क्रोनोलॉजी थी। ठीक है, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। राजा सबसे टॉप पे था, उसके नीचे ये सारे लोग हुआ करते थे जो कि एक व्यवस्था को बनाने के लिए काम करते थे। उसके बाद हमारा आ जाता है राज्य। ठीक है, राज्य के बारे में जो है एक अलग अलग सबकी परिभाषाएं दी गई है, जिसे कि अब हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। राज्य और इसके अलावा जो भी अन्य चीज़ें हैं उनको हम अपने अगले लेक्चर में देखते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम इसी यूनिट का सामाजिक संस्थाओं का कंटिन्यू करेंगे साथ साथ ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।